हेलो एवरीवन। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक ही हूँ। थोड़ा सर्दी ज़ुकाम हुआ है तो क्या है कि आपको आवाज़ शायद थोड़ी भारी भारी लग सकती है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फायर वॉकर, मतलब कि जो आग पे चलने का करतब दिखाते हैं। ठीक है, तो मेरे मन में ये सवाल आया था कि अंगारों पे चलने वाले या या तो फिर वो जादू दिखाने वाले लोग आखिर कौन से जादू या अलौकिक शक्ति या फिर विज्ञान के कौन से रहस्य को सीखकर हमें मंत्रमुग्ध कर देते हैं। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। वैसे हमारे भारत में तो ये खेल बरसों से चला आ रहा है। राजा महाराजा ये खेल अक्सर मनोरंजन के लिए करवाते थे। इस बारे में ज़्यादा गहराई से जानने से पहले हम कुछ बातें जान लें, क्योंकि ये बातें जानना ज़रूरी है। तो हीट यानी कि गर्मी, तो गर्मी इसमें ट्रांसफ़र कैसे होती है? तो गर्मी हमेशा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु पे ट्रांसफ़र होती है, और जब दो वस्तु के तापमान में फ़र्क होता है तभी गर्मी ट्रांसफ़र हो सकती है। तो इसके लिए तीन तरीके हैं। सबसे पहला है कंडक्शन। कंडक्शन मोस्टली सॉलिड चीज़ों में होता है, जिसमें एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को हीट करने पे गर्मी को ट्रांसफ़र करते हैं। सिंपल सा एग्जांपल, जब हम कैरम खेलते हैं तो स्ट्राइकर से कुकी को स्ट्राइक करते हैं, तो जो स्ट्राइकर से पहली कुकी में लगा वहाँ से वो पहली कुकी दूसरी कुकी को हिट करती है। तो इस तरह से जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, सेम ऐसे ही मॉलिक्यूल एक दूसरे से टक्कर खाने पे हीट ट्रांसफ़र करते हैं। और ये सबसे ज़्यादा अच्छा तब होता है जब मॉलिक्यूल एक दूसरे के बहुत ज़्यादा पास पास हो। जैसे कि मेटल में ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के बहुत पास पास होते हैं, इसीलिए मैटर में गर्मी बहुत अच्छे से ट्रांसफ़र होती है कंपेरेटिवली लकड़ी में जो है वो मॉलिक्यूल थोड़े दूर दूर होते हैं, और प्लास्टिक में तो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो हीट ट्रांसफ़र होती है उसको थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं। और जो कोयला होता है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत कम रहती है, ये आप याद रखिएगा। कंडक्शन के बारे में दूसरा एक एग्जांपल देती हूँ कि जब हम लोग खाना पकाते हैं तो पतीले में हमने सब्जी डाली या दाल डाली, तो उसको हम बीच बीच में चम्मच से हिलाते रहते हैं। कई बार क्या करते हैं कि बार बार हिलाने पे हम कई बार चम्मच को पतीले में ही छोड़ देते हैं, और फिर वापस जब हिलाने के लिए हम चम्मच को टच करते हैं तो वो हमको बहुत ज़्यादा गर्म लगती है। तो ऐसे ही पतीले में से गर्मी चम्मच पे ट्रांसफ़र हुई और इसकी वजह से हमको गर्म लगी। ये भी हो गया कंडक्शन। तीसरा एक तरीका कि हमारे रूम में जो पिलो होते हैं, बुक्स पड़ी होती है, टेबल होता है, दरवाजे के हैंडल होते हैं, तो इसमें सबका टेम्परेचर एक जैसा ही होता है। ठीक है, पर जब हम बुक को पकड़ते हैं या तो पिलो को पकड़ते हैं तब वो हमें उतनी ज़्यादा ठंडी नहीं लगती कंपैरेटिवली जब हम मेटल के डोर हैंडल को पकड़ते हैं। तो ये डिपेंड करता है वेदर के ऊपर। टेम्परेचर एक जैसा ही होता है। अगर वेदर ठंडा है तो हमको जो हैंडल है वो ज़्यादा ठंडा लगेगा कंपैरेटिवली पिलो या बुक। आशा करती हूँ कि इतने तीन एग्जाम्पल देने के बाद आपको कंडक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरे तरीके पे आते हैं। दूसरा तरीका है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन ज़्यादातर लिक्विड और गैस के बीच में होता है। जब लिक्विड या गैस मूव करते हैं तो वो अपने साथ वो गर्मी को, हीट को भी अपने साथ लेके मूव करते हैं, और इस तरह से हीट ट्रांसफ़र होती रहती है। एग्ज़ाम्पल कि कार के इंजन को ठंडा रखने के लिए कूलिंग सिस्टम होती है, जिसमें कूलिंग वाटर होता है। तो कूलिंग सिस्टम जो है वो वाटर के फ्लो को मेंटेन करती है, और इस तरह से पिस्टन के ऊपर ठंडा पानी जाता है जिसका फ्लो होता है, और उस वजह से इंजन बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता है। तीसरा तरीका है हीट ट्रांसफ़र का रेडिएशन के लिए हमको सॉलिड, लिक्विड, गैस ऐसा कोई भी मीडियम नहीं चाहिए। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिव वेव के ज़रिए होता है, और सूरज के इलेक्ट्रोमैग्नेटिव वेव में इंफ्रारेड और विजिबल लाइट होती है जो पृथ्वी पे आती है। पृथ्वी में ओजोन के लेयर वगैरह में से वो फिल्टर हो के आती है हमारी स्किन पे। तो जितना सूरज गर्म होता है उतनी ज़्यादा गर्मी तो हमें नहीं लगती, पर जब भी सूरज की किरणें हमारे हाथ के ऊपर पड़ती है तो हमें गर्मी महसूस होती है।
सेम रेडिएशन से लाइट बल्ब है या तो फिर हम इस्त्री ले लें या टोस्टर ले लें, उस सब में भी रेडिएशन के ज़रिए हीट ट्रांसफ़र होती है। तो हमारे लिए मेन इम्पॉर्टेंट है कंडक्शन, पर इसके साथ साथ मैंने आपको कन्वेक्शन और रेडिएशन के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दिया। अब आगे चलते हैं, हम इसी बात को थोड़े इंटरेस्टिंग तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। तो अक्सर हम लोग बाहर खाना खाने के लिए जाते हैं, वैसे मैं भी बहुत जाती हूँ खाने के लिए, और उसमें भी साउथ इंडियन खाना जो है वो मेरा फेवरेट है, और उसमें भी स्पेशली डोसा। अगर आप लोगों ने भी डोसा बनते कई बार देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि कुक जब वो गरम तवे पे पानी छिड़कता है तो वो किस तरीके से इवेपोरेट होता है। अब इसमें भी 3 तरीके होते हैं कि तवा का जो टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंगली पानी जो है वो उसके ऊपर से इवेपोरेट, मतलब कि बाष्पीभवन या बाष्पीकरण बोलते हैं, वो होता है। उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। जब भी हम पानी को तवे के ऊपर छिड़कते हैं, मान लो कि अभी तवा गर्म नहीं हुआ है, उसका टेम्परेचर अभी ठंडा है, तो पानी जो है वो तवे के ऊपर फैल जाएगा और फिर धीरे धीरे बुलबुले जैसे बन के फिर उसका इवेपोरेशन होगा या बाष्पीभवन या बाष्पीकरण होगा। वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाती हूँ। देखिए आप देखिए इसमें ध्यान से कि पानी तुरंत इवेपोरेट नहीं हुआ है, वो बुलबुले बन के इवेपोरेट हो रहा है। जैसे जैसे तवा गर्म होता जाएगा वैसे वैसे हीट ट्रांसफ़र होगी और फिर पानी बुलबुले बन के इवेपोरेट होगा। दूसरा रिजल्ट ये हो सकता है कि तवा का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री है, तो 100 डिग्री पे तो पानी इवेपोरेट हो ही जाता है, इंस्टेंटली वो तो इवेपोरेट होता है, तो इसके लिए मैंने उसका वीडियो नहीं डाला है। तीसरा कि तवा का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री से भी ऊपर चला गया, तो उसके ऊपर जब हम पानी छिड़केंगे तो पानी इवेपोरेट नहीं होगा, वो धीरे धीरे उसकी बूंदे उसकी मतलब बूंदे फैल जाएगी और धीरे धीरे करके वो बूंदे पानी की जो है वो तवे के ऊपर घूमती रहेगी और बहुत टाइम लगाने के बाद वो इवेपोरेट होती है, जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाती हूँ। देखिए बहुत सारी पहले बूंदें बनी और उसके बाद वो सब कंबाइन हो गई और अभी देखिए घूम रही है। ये इसलिए कि मेरा जो तवा है वो टोटली फ्लैट नहीं, बीच में से थोड़ा गहरा है, इसकी वजह से ये सब कुछ जो है वो सेंटर में कलेक्ट हो गया और वो अभी मूव होते होते बहुत धीरे धीरे इसमें टाइम लगने के बाद वो इवेपोरेट होता है। आप आप लोग ये वीडियो को याद रखिएगा। तो ऐसे न जाने कितनी घटनाएं हमारे आसपास होती रहती है जिस पे हम ध्यान ही नहीं देते हैं, पर जो इस पे ध्यान दे एंड अक्सर आंसर ढूंढने लग जाते हैं ना, वो महान खोज कर लेते हैं। जैसे कि हमारे सर न्यूटन, उन्होंने सोचा कि ये एप्पल पेड़ पे से नीचे ही क्यों गिरा और उसके बारे में सोचा और उसके बारे में वो ढूंढने लग गए, आंसर मिल गया और हम लोगों को मिल गई ग्रेविटी का एक चैप्टर भी आ गया बुक्स में पढ़ने के लिए। चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं। तो अब तक कही हुई सारी बातें अगर आप लोगों ने अच्छे से समझ ली है तो आपको हमारे मेन सवाल का जो जवाब है वो बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जो अंगारे होते हैं, मतलब जो कोयला होता है जिसके ऊपर वो लोग चलते हैं, उसका टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 600 टू 700 डिग्री होता है, 600 टू 700 डिग्री सेल्सियस। और जैसा मैंने आपको कंडक्शन में बताया था कि कोयला जो है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी, मतलब गर्मी ट्रांसफ़र करने की उनकी जो प्रक्रिया है वो बहुत ही धीरे होती है। तो जब भी परफॉर्मर है वो अंगारों पे चलता है तो वो अपने जो स्टेप है उसका उसको फटाफट से उसको मूव करते रहते हैं, मतलब सेकंड सेकंड में वो लोग अपने पैर को आगे लेते जाते हैं। मतलब हमको ऐसा लगता है कि वो चल रहे हैं पर एक्चुअली वो बहुत फास्ट फास्ट मूव करते हैं। उसका कारण ये है कि इस वजह से क्या होता है कि जो गर्म कोयला होता है और जो परफॉर्मर होता है उनके पैर के बीच में जो कॉन्टेक्ट टाइम, मतलब एक दूसरे से संपर्क होने का जो टाइम है वो बहुत कम हो जाता है।
तो यहाँ पे एक लॉ आ गया थर्मल कंडक्शन से गर्मी ट्रांसफ़र होने का। अब दूसरा कि वाटर की ड्रॉपलेट जो मैंने आपको अभी दिखाई वीडियो में, वैसे ही परफॉर्मर क्या करते हैं, कई बार उनके पैर गंदे होते हैं तो उस बहाने से वो अपने पैर को धो लेते हैं। अगर पैर को धोते नहीं हैं तो कई बार वो वहाँ पे खड़े रह जाते हैं अंगारों के पास, ताकि उसकी गर्मी की वजह से उनके पैरों में जो पसीना आता है वो पसीना सब नीचे पैर का जो नीचे का फिट होता है वहाँ पे सब इकट्ठा हो जाते हैं। और जैसा हमने उस वीडियो में देखा कि नीचे तवा का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और पानी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल है, तो उन दोनों के बीच में भाप का एक लेयर बन जाता है, जिसकी वजह से डायरेक्ट कांटेक्ट जो पैर का जो डायरेक्ट कांटेक्ट है वो कोयले पे नहीं आता है। और इसी वजह से एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि जो परफॉर्मर है वो कोयले के ऊपर भाप के लेयर के ऊपर चलते हैं। जैसे कि हमने उस वीडियो में देखा कि पानी की बूंदें जो है वो बहुत टाइम लेने के बाद इवेपोरेट होती है, तो दूसरा ये प्रिंसिपल आ गया इसके अंदर। और तीसरा, हमने स्कूल में साइंस में एक्सपेरिमेंट किए थे कि हम कागज़ का ग्लास बनाते थे और उसके अंदर पानी भर देते थे, फिर उसको बर्नर के ऊपर रख देते थे गर्म होने के लिए। हमारा जो रिज़ल्ट होता था उसमें ये होता था कि कागज़ के ग्लास के अंदर पानी 100 डिग्री पे गर्म हो रहा है, पर कागज़ को कुछ भी नहीं हो रहा है, कागज़ आँख पकड़ ही नहीं रहा है। वो इसलिए कि पानी जो है उसका बॉइलिंग टेम्परेचर, मतलब उसका गर्म होकर भाप बनने की जो प्रक्रिया है वो 100 डिग्री पे है और कागज़ का 200 डिग्री के अबोव है। और पानी जो गर्म होता रहता है वो 100 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने ही नहीं देता, और इस वजह से कागज़ का जो ग्लास होता है वो आग नहीं पकड़ता है। सेम हमारी बॉडी में ब्लड जो है वो कॉन्स्टेंटली सर्कुलेट होता रहता है और पैर और कोयले के बीच में बहुत कम टाइम होता है। तो मान लीजिए कि भाप का लेयर अभी थोड़ा थोड़ा कम है और हीट अगर ट्रांसफ़र हो भी रही है तो वो थोड़ी बहुत जो भी हीट ट्रांसफ़र होगी वो जो पैर में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो वहाँ से आगे बढ़ता जाएगा और वहाँ पे उसकी जगह पे नॉर्मल टेम्परेचर वाला ब्लड आ जाएगा। इस वजह से भी उन लोगों के पैर जलते नहीं हैं। तो मैंने आपको सारे तरीके बता दिए। आशा करती हूँ कि आपको तीनों के तीनों तरीके बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आप लोगों को लगता होगा ओह ये तो बड़ा आसान है, मतलब इसमें तो बस ये प्रिंसिपल ये ध्यान रखना है कि इतना करेंगे तो हमको आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है। कोई भी स्किल को सीखने के लिए हमें कांस्टेंट प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। हम कोई भी स्किल इजीली नहीं सीख सकते हैं। इसी तरह ये परफॉर्मर बहुत ज़्यादा मेहनत और प्रैक्टिस के बाद ये कला को हासिल करते हैं, ये सिद्धि को मान लीजिए हासिल करते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को कभी भी उन लोगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए कि है इसमें तो कुछ नहीं, साइंस का प्रिंसिपल है और ये हो गया। ऐसा नहीं है। हमको उन लोगों की आर्ट को एंजॉय करना चाहिए, उसकी आर्ट को हम लोगों को अप्रिसिएट करना चाहिए कि आपने ये सिद्धि हासिल की है। वैसे मैं आपको एक छोटा सा एक वीडियो दिखाती हूँ। हमारे यहाँ ये चावल की रोटी बनाते तो सीधा डोसा की तरह ही है, पर हाथ से बनाते हैं। अभी देखो तवा के ऊपर जिस तरीके से मैं स्प्रेड कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि तवा ठंडा है, तवा 100 डिग्री से ऊपर है। पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि 100 डिग्री से ऊपर होता है तो भाप का एक लेयर बन जाता है। वही लेयर मुझे प्रोटेक्ट करता है कि जब भी मैं ये बैटर को स्प्रेड करती हूँ तवा के ऊपर। इसके लिए भी आपको नॉलेज होना ज़रूरी है कि कितना तक टेम्परेचर हमको हाथ तवे के ऊपर थोड़ी ऊंचाई से हाथ रख के महसूस करना पड़ता है, उसका अंदाज़ा लेना पड़ता है कि ये कितना टेम्परेचर होगा। अभी ये सही है तो अभी मैं उसके ऊपर रेड बैटर को स्प्रेड कर सकती हूँ। अगर तवा ठंडा हुआ तो आपकी जो ये रोटी है वो निकलेगी ही नहीं, वो तवे के साथ चिपक जाएगी। अगर तवा बहुत ज़्यादा गर्म हुआ तो आप उसको अच्छे से स्प्रेड नहीं कर पाओगे और उस बहुत ज़्यादा गर्म होने पे क्या है कि वो बैटर बीच बीच में टूटता रहेगा, तो आपकी रोटी परफेक्ट नहीं बनेगी। तो ये भी हम लोग बचपन से मम्मी को करते देखते थे, तो दिमाग में ये तो बैठ गया था कि किस तरीके से हाथ को स्प्रेड करना है, कितने टाइम के अंदर स्प्रेड करना है। पर तवा का टेम्परेचर उसका अंदाज़ा तो खुद ही लेना पड़ा और उसमें सीखने में थोड़ा टाइम लगा। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि ऐसे परफॉर्मर जो अंगारों पे गर्म कोयले के ऊपर चलते हैं,
उन्होंने बहुत प्रैक्टिस, बहुत डेडिकेशन दिया होता है। तो ये वीडियो देखने के बाद प्लीज़ उनका मजाक मत उड़ाना, बल्कि उन लोगों की आर्ट को अप्रिसिएट करना। मैं बस यही कहना चाहती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो आप इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। वो कहते हैं ना कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, बस वही तरीके से। और हाँ, जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाना और बेल आइकन दबाते जाना। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं हर बार कुछ ना कुछ नए वीडियो लेके आती रहती हूँ। कभी पोएम लाती हूँ, कभी ट्रैवलिंग का होता है, कभी नॉलेज का होता है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वीडियो होते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में मुझे बता दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्या पसंद आया, कहाँ पे कुछ मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।